देखो सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट मेक्स 12 रोटेशंस till its speed reduces to half of initial speed. It makes 12 rotations till its speed reduces to half of initial speed. अब पूछा है how many more rotations will it make before coming to rest assuming uniform retardation. तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्यों भाई? और हम ऐसे बोल सकते हैं कि 12 रोटेशंस का मतलब, अब इसमें हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं यूजिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बताओ, तो अब इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि उसकी स्पीड हाफ हो जा रही है, तो ओमेगा की जगह लिख देते हैं ओमेगा नॉट बाई 2। ओमेगा नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, तो मान लेते हैं अल्फा कांस्टेंट है। और थीटा कितना कवर हुआ है इस टाइम में, इस दौरान कितना थीटा कवर हुआ? तो 12 रोटेशन हुए, तो 12 रोटेशन का मतलब हुआ 12 इंटू 2 पाई। तो ये हो गई इक्वेशन 1। और फिर पूछा हुआ है फर्दर उसकी स्पीड जीरो कब हो जाएगी, कितने और रोटेशंस के बाद? तो देखो फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ओमेगा नॉट बाई 2 ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं 2 अल्फा और मान लेते हैं n रोटेशंस होंगे, तो n इंटू 2 पाई आएगा। इक्वेशन 2 दोनों सॉल्व कर लो, देखो n क्या निकलेगा। 8 रोटेशंस। 8 क्या होगा, सही से सर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, 4 कर लिया था ये क्वेश्चन। यस सर। हाँ ये से 4 आ रहा है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल सच दैट at इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। मतलब जो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो टाइम के फंक्शन में गिवन है, तो हमें टाइम बताना है व्हेन टोटल एक्सीलरेशन इज इंक्लाइंड एट 53 डिग्री विद द रेडियल डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सर थीटा 53 डिग्री है। एक्सीलरेशन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 53 डिग्री विद रेडियल डायरेक्शन। तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन बनाना पड़ेगा, समझना ध्यान से। देखो ये हो गया इसका रेडियल एक्सीलरेशन, ये हो गया इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है? और टेंजेंशियल और रेडियल का जो रिजल्टेंट है ये हो गया टोटल एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि टोटल एक्सीलरेशन रेडियल वाले डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना है, 53। तो मैं कहूंगा कि ये एंगल 53 तब बनेगा जब tan 53 की वैल्यू 80 अपॉन AR के इक्वल होगी। बताओ, और tan 53 को हम लोग लिखते हैं 4/3, क्यों भाई? tan 53 की वैल्यू क्या लिखते हैं, 4/3। तो हमें ये पता करना है कि 80 और AR का जो रेशियो है ये 4/3 कब होगा। अच्छा AR कैसे निकालेंगे, तो AR की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई आर, यानी स्पीड। तो स्पीड तो देखो हमको पता नहीं है, तो स्पीड हमको पहले निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग पहले 80 को ही सॉल्व करेंगे। 80 दिया हुआ है 4t स्क्वायर, और 80 को क्या हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं? अब इसमें कैलकुलस क्यों लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल वाला केस आ गया ना। तो dv की वैल्यू होगी 4t स्क्वायर dt, इंटीग्रेट करते हैं 0 से t 0 से v। अब कुछ दिया नहीं, इनिशियल स्पीड 0 ले लेंगे, तो ये कितना आएगा, 40³/3। तो ये इसकी स्पीड हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा 80 की वैल्यू है 4t स्क्वायर और AR की वैल्यू है v स्क्वायर बाई आर। तो r तो 1 ही है, तो v स्क्वायर करो सिर्फ, तो ये आ जाएगा 16/9 t टू द पावर 6। तो एक काम करो, ये दोनों उठा के ऊपर रखो, टाइम निकालो कितना आता है, कौन से टाइम पे ऐसा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सर अंडर रूट में अंडर रूट आ रहा था। अंडर रूट में अंडर रूट मतलब पावर 1/4 कर दो। यस सर, ऐसे ही आंसर आ रहा था। एक कितना है सेकंड। बताओ,
सर 27/16 की पावर 1/4। 27/16 to the power 1/4। यही रहा बाकी लोगों का। क्लियर है क्या? यस सर ये आ रहा है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल विद स्पीड v इक्वल टू अल्फा टी वेयर अल्फा इज 0.5। तो ये बताओ v इक्वल टू अल्फा टी दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.5 t। तो ये कौन सा केस हुआ? ये वेरिएबल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला केस है या कांस्टेंट वाला केस है? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट वाला है। अगर हम लोग at निकालेंगे तो at की वैल्यू होगी dv/dt और dv/dt तो 0.5 ही बचेगा ना, और 0.5 बच रहा है यानी कि कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला केस हो गया, यानी कि इस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर पाएंगे। अब हमको निकालना क्या है, आगे बढ़ो। कह रहा है फाइंड इट्स टोटल एक्सीलरेशन एट द मोमेंट व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 0.1 लेंथ ऑफ सर्कल आफ्टर बिगनिंग ऑफ मोशन। तो ये बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करने की बात कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात कर रहा है 2 पाई आर का 1/10। क्यों भाई? तो ये आ जाएगा पाई आर बाई 5। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0.5 है। तो ये पता करो कि इतने एक्सीलरेशन के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें? v हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ar निकालने के लिए हमें v चाहिए, और ar पता, at पता, तो a टोटल भी आ जाएगा। तो यहां से हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 0.5 और s की जगह पाई आर बाई 5। तो यहाँ से एक काम करो, v स्क्वायर बाई आर ही निकाल दो। तो v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हो जाएगी, देखो ध्यान से, पाई बाई 5। तो क्या यही ए आर हो गया? तो टोटल एक्सीलरेशन क्या बनेगा? टोटल एक्सीलरेशन इज अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर एंड प्लस पाई बाई 5 का स्क्वायर। क्लियर है? बताओ, हमें निकालना ये था टोटल एक्सीलरेशन कब? जब उसने 1/10 ऑफ सर्कल कवर कर लिया हो। तो स्टार्टिंग 0 से हुई है, तो हमने पता ये किया कि 1/10 सर्कल कवर करने के बाद, यानी कि s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड क्या है। तो उसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने ये थर्ड वाली इक्वेशन यूज कर ली, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उससे हमको v स्क्वायर पता चल गया, निकालना था हमको v स्क्वायर बाई आर, तो इससे डायरेक्ट ए आर आ गया। यानी उस मोमेंट पे रेडियल एक्सीलरेशन आ गया जब उसने पाई आर बाई 5 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, और ए आर आ गया। ए टी तो कांस्टेंट है ही है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ए टोटल हो गया। कर लिया था? ये नहीं कर पाए थे? कर लिया था। ठीक, क्लियर है ये भी? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में कह रहा है अ पॉइंट मूव्स विद डेसिलरेशन अलोंग द सर्कल with radius r in such a way that at any moment of time tangential and normal accelerations are equal in moduli। मतलब कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम पे सेम है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्चुअली ये है कि मॉड ऑफ ए टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आर, और ए आर का मॉड हमें मालूम है कितना होता है। ए आर को क्या लिखते हैं? v स्क्वायर बाय आर। स्क्वायर बाई आर, यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो v के फंक्शन में है। तो ये वेरिएबल वाला केस हुआ। बताओ, तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे ए पार्ट के लिए, क्या ए टी को हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, और ए टी की वैल्यू कितनी है? ए टी की वैल्यू है वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन एक बात मत भूलना, माइनस साइन लगाना। माइनस साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्वेश्चन में क्योंकि उसने पहले से ही लिखा है कि वो डेसिलरेशन है,
अगर डेसिलरेशन है तो dv by dt की वैल्यू निगेटिव जाएगी। कैलकुलेशन करते समय हमें माइनस अपने पास से लगाना पड़ेगा। अब देखो dv by dt माइनस वी स्क्वायर बाई आर है, तो इसमें एक काम करो, dv अपॉन वी स्क्वायर इधर ले आओ, dv अपॉन माइनस वी स्क्वायर इधर ले आओ, और dt अपॉन आर इधर ले जाओ, और बस इंटीग्रेट करते हैं। और इसकी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दी हुई है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है, देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट दी हुई है, तो यानी t 0 पे ये v नॉट है और t पे हमको v निकालना है। तो ये इंटीग्रेट होके क्या आएगा, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई वी होगा, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट इज इक्वल टू टी बाई आर। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी, v नॉट r अपॉन r प्लस v नॉट t। r प्लस वी नॉट। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बताइए, ठीक है। अगेन फिर से हम लोग at को लिखेंगे इस बार v dv बाई डी एस, देखना, और ये होगा माइनस वी स्क्वायर बाई आर। तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस dv अपॉन v और इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर आएगा। फिर से इंटीग्रेट करेंगे, s की वैल्यू 0 से s और v की वैल्यू v नॉट से v। तो यहाँ से ये आएगा ln ऑफ, माइनस साइन इधर ले जाएंगे, ln ऑफ v अपॉन v नॉट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ s अपॉन r। तो तुम्हें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी v नॉट e टू द पावर माइनस s अपॉन r। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं है, मैथ ही है पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं। यस सर, इजी था। नहीं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पाथ ट्रेवल्ड आ गया s, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है बी पार्ट में क्या निकालना है, टोटल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू v एंड s। तो देखो टोटल एक्सीलरेशन क्या होता है, टोटल एक्सीलरेशन होता है अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर। अभी बताओ कि at और ar का मैग्नीट्यूड सेम है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम सीधे सीधे √2 टाइम्स ar नहीं लिख सकते हैं? तो v के टर्म्स में तो सीधे सीधे आ जाएगा √2 टाइम्स v स्क्वायर बाई आर। और अगर हमें टाइम के फंक्शन में चाहिए, डिस्टेंस के फंक्शन में, तो √2 अपॉन आर बाहर कर लो, v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर जो ब्रैकेट बंद है वहां से रख दो, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2s बाई आर। तो दो आंसर इसके भी हो गए। एक ये हो गया है, एक ये हो गया, बोलो। at और ar का मैग्नीट्यूड हमें सेम दिया हुआ था विच इज v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। at को हम लोग, अब इसका मतलब वेरिएबल का केस है, ये तो पक्का हो गया ना, कैलकुलस लगेगा, और वेरिएबल का केस है तो उस केस में हम लोग at को dv बाई dt लिख सकते हैं या फिर हम at को v dv बाई ds लिख सकते हैं। अब dv बाई dt कब लिखना चाहिए, v dv बाई ds कब लिखना चाहिए, तो वो तो मैं कहूंगा कि देखो अगर v के फंक्शन में दिया हुआ है तो हम दोनों ही लिख सकते हैं। अब इसीलिए इस क्वेश्चन में तो पूछा भी दोनों था, टाइम के फंक्शन में ही पूछा हुआ है, रेस्ट के फंक्शन में भी पूछा हुआ है, तो एक बार इसको dv बाई dt लिख दिया, एक बार v dv बाई ds लिख दिया। ये माइनस साइन क्यों लगाया, ये क्लियर है ना, क्योंकि ये ऐसा माइनस साइन है जो छूट जाता है अक्सर। तो वो क्वेश्चन में डेसिलरेशन वर्ड दिया हुआ है तो इसको जरा ध्यान रखना है। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट बताइए। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट मूव्स विथ डेसिलरेशन, अगेन डेसिलरेशन, along the circle with radius r, its velocity is equal to k root s, where s is the distance covered on
traveled path, find the angle between velocity and total acceleration as a function of s. तो देखो टोटल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होगा, क्या ऐसे बोल सकते हैं ये वही एंगल होगा जो टोटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बीच में होगा? बताओ, या नहीं बोल यस सकते? सर, बोल सकते हैं। डेसिलरेशन है, लेकिन डेसिलरेशन है इसलिए थोड़ा AR होता है टुवर्ड्स सेंटर, वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, और क्योंकि डेसिलरेशन है तो AT होगा इधर की तरफ। समझे? डेसिलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो AT जो होगा ना वो वेलोसिटी के अलोंग नहीं होगा बल्कि वेलोसिटी के ऑपोजिट जाएगा, और ये बनेगा A टोटल। तो हमें ये वाला एंगल पूछा हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में। बोलो, कैसे आएगा ये? तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम AT और AR के बीच का एंगल निकालेंगे। अगर हम AT को नेगेटिव रखेंगे ना तो उधर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है ना? तो निकालना तो हमको वैसे ही है, प्रोसेस तो वही है। तो देखो V को लिखेंगे -K√S, ये समझना। ठीक है, तो यहां से पहले हम निकालते हैं AT की वैल्यू को लिखेंगे V dV/ds। देखना ध्यान से, तो V dV/ds का मतलब हुआ कि पहले इसमें V लिख दें, ठीक है, और dV/ds तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा बताओगे? तो क्या ये 1/2√S आएगा? देखो, तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है K/2, और AR की वैल्यू क्या होगी? तो AR की वैल्यू होगी V²/R। सर K²/2। K²/2 करेक्ट। हाँ, AR की वैल्यू होगी V²/2, V²/R, तो V²/R क्या बनेगा? क्या ये K²S/R बनेगा? AR आ गया, AT आ गया। तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए tan थीटा, तो इस tan थीटा को हम लोग विद साइन AT/AR लिख सकते हैं, सॉरी AR/AT, वो अपने आप ही निगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा K²S/R डिवाइडेड बाई K²/2, कितना आएगा ये S/2R। तो अगर प्लस में है तो एक काम करो, ये वाला एंगल हम लोग ये थीटा निकाल रहे हैं सपोज, तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स S/2R। हमें ये अल्फा, 2S/R आएगा। अच्छा 2S/R आएगा, करेक्ट, 2S/R। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अल्फा की वैल्यू पाई माइनस थीटा हो जाएगी बस। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ। बोलिए। ठीक है ना? ये वाला जो थीटा है इसको हमने AR/AT कर दिया, और ये वाला अल्फा निकालने के लिए पाई माइनस कर दिया, सीधे सीधे ऐसा कर लो। और देखो नेक्स्ट, a wheel rotates around a stationary axis so that rotation angle theta, ये एंगल थीटा है, रोटेशन एंगल थीटा varies with time t as theta equal to KT स्क्वायर। ठीक है, K गिवन है, तो थीटा का वैल्यू हो गया 0.2 इंटू टी स्क्वायर। छोड़ दो इसको ऐसे ही। अब हमसे पूछा हुआ फाइंड द टोटल एक्सीलरेशन एट द मोमेंट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड
if the linear velocity of point at the rim at this moment. अब इस देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक काम करो, इससे पहले अल्फा निकालो। अल्फा को क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा से पहले एक काम करो, ओमेगा निकालो। ओमेगा क्या बनेगा? ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी। कितना आएगा ये? क्या ये 0.4 टी आएगा? और अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू होगी डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 0.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो। ठीक है, तो AT इक्वल टू क्या होता है? AT इक्वल टू होता है आर अल्फा। तो इसको लिख देंगे 0.5 इंटू आर। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी 2.5 सेकंड पे, 2.5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हमको गिवन है 0.65 और हमें आर नहीं पता है। तो देखो शायद आर निकालने के लिए ही इतना दे रखा होगा। तो एट टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, देखना ध्यान से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 0.4 इंटू 2.5 कर दो, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से v कितना होगा? v की वैल्यू होगी आर ओमेगा। तो ये r मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो r की वैल्यू एक तरह से 0.65 मीटर पर सेकेंड निकल आई। तो यहाँ से AT की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 0.65। ठीक है, और AR की वैल्यू क्या होगी? तो AR की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर का मतलब हुआ 0.65 स्क्वायर, और r का मतलब भी 0.65 ही हुआ। तो ये 0.65 आ गया। तो AR आ गया, AT आ गया। तो A टोटल क्या बनेगा? A टोटल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। देखो 0.8 0.8। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पार्टिकल्स A एंड B are moving in concentric circles in anti-clockwise sense in the same plane with radii of circle 1 meter and 2 meter. The particles move with same angular speed 4 radian per second. देखना जरा। तो एक पार्टिकल ये हो गया और एक पार्टिकल ये हो गया। देखो एक का रेडियस 1 मीटर है, एक का रेडियस 2 मीटर है, RA एंड RB, और ओमेगा दोनों का सेम है। अब हमको निकालना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B as observed by A if the particle lie on a line passing through center of circle, if particle lie on two perpendicular line। तो देखना ध्यान से, अगर हम ये ले लें कि पार्टिकल A यहाँ पे है और पार्टिकल B यहाँ पे है, तो ध्यान से देखना, पार्टिकल A की वेलोसिटी होगी VA, दिख रहा है, और पार्टिकल B की वेलोसिटी होगी VB। बोलो, पार्टिकल A और पार्टिकल B की वेलोसिटी क्लियर है? पार्टिकल A की वेलोसिटी कितना लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे RA इंटू ओमेगा। पार्टिकल B की वेलोसिटी को लिखेंगे RB इंटू ओमेगा। और अगर ऐसा हुआ कि मान लो A इधर है और B इधर है, तो B पीछे जा रहा होगा, क्योंकि दो केस बनेंगे यहाँ पे। दो केस ऐसे बनेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब पार्ट A के लिए भी दो केस बन जाएंगे।
उसने ये कहा ना कि सेंटर से पास होने वाली लाइन पे पार्टिकल अगर ए और बी है, तो अगर सेंटर से पास होने वाली लाइन पे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो 2 ओमेगा निकल के आएंगे। अब ध्यान से देखना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका हमें चाहिए है परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये याद है कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? यस सर। किसी भी पॉइंट का अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो यही तो करते हैं। यस सर, v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो देखो, अगर हम ए पे बैठ के बी की वेलोसिटी लिखेंगे इस सिचुएशन में, तो ए पे बैठ के बी की वेलोसिटी लिखेंगे तो बी की वेलोसिटी ए पे बैठ के क्या नजर आएगी बताओ? तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई ए कैसा हो गया, ए हो गया रेस्ट पे, और बी की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? तो बी की वेलोसिटी नजर आएगी वी बी माइनस वी ए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इनके बीच का गैप कितना नजर आएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस भी देखोगे तो आर बी माइनस आर ए होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, और ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत है नहीं, तो ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए अपॉन आर बी माइनस आर ए। कितना आएगा ये? तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो ये देखो ओमेगा ही बच जाएगा, बच रहा है क्या, यानी 4 रेडियन पर सेकेंड। देखो वैल्यू रखो फिर बताओ। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, when they are moving in opposite direction, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ध्यान से देखना, तो पॉइंट ए को हमने फिर से रेस्ट पे ही लिया है, और पॉइंट बी अगर इधर की तरफ जा रहा है तो पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस बार उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी बी प्लस वी ए, और ये जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। तो इस लाइन का अगर हम ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये फिर से हो जाएगा यही वी बी प्लस वी ए अपॉन आर बी प्लस आर ए। तो वी ए वी बी की वैल्यू रखोगे तो ये भी ओमेगा ही आ जा रहा है। देखो एक बार यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना है तो हमें उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चाहिए, और लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर उस वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। तो फिलहाल इस पार्ट में तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ जितना लिखा है उसमें कोई डाउट है तो? सर रिलेटिव मोशन यूज करने के लिए लीनियर वेरिएबल्स में लाना जरूरी होता है? मतलब जैसे ओमेगा दिया हुआ तो हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया है, वो ओमेगा के लिए थोड़ा ना प्रूफ किया है, वो तो हमने वेलोसिटी के लिए प्रूफ किया है ना। हाँ। कोई भी कॉन्सेप्ट अपने आप बिना जाने समझे थोड़े ना एक्सटेंड कर देंगे, पहले समझ तो लेंगे कि वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। ए पार्ट बताइए, किसी को डाउट है तो? ठीक है, बी पार्ट देखो। बी पार्ट में कह रहा है कि हमको फिर से उनका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है रिलेटिव वाला, लेकिन इस बार उनकी जो लोकेशन है वो थोड़ी अलग है। मतलब पार्टिकल ए यहाँ पे है और पार्टिकल बी यहाँ पे है, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वी ए वो इस तरफ है, और पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी है वी बी वो इस तरफ है। तो ए पे बैठ के बी का मोशन देखना है, तो देखो ए पे बैठ के बी का मोशन देखना है तो पहले तो ये लाइन आगे बढ़ा दो, क्यों, इसकी जरूरत पड़ेगी ना।
तो ये बताओ ए पे बैठ के बी का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर हम ए पे बैठेंगे तो ए कैसा हो गया, ध्यान से बताओ, रेस्ट पे। अब ए पे बैठ के बी की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, तो जब हम ए पे बैठते हैं तो क्या ए की वेलोसिटी को बी में से माइनस करते हैं, यानी बी के पास एक वी नीचे भी आएगा और एक वी इधर भी आएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर बी ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकाल सकते हैं। अब देखो इनके जो रेडियस दिए हुए हैं ना वो आर और 2r दिए हुए हैं, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस 2r है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा स्लांट वाला ये r√5 हो जाएगा। देखो, और हमें चाहिए b की वेलोसिटी के कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो, तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो देखो ये भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा, तो हमें इस लाइन का ओमेगा चाहिए, इसी को बोलेंगे ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू हो जाएगी वी बी का कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा, वी ए का कौन सा कंपोनेंट साइन थीटा, एंड डिवाइडेड बाई r√5, या ऐसे लिख सकते हैं ra√5। रख दो, ये वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 आएगी, और cos थीटा की वैल्यू 2/√5 आएगी। जरा सॉल्व करो, बताओ क्या आता है। ए पे बैठ के बी की एंगुलर वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। करो जरा कैलकुलेट, क्या आता है। सर ओमेगा आएगा शायद। ओमेगा ही आ रहा है, यस। ठीक है। तो वैल्यूज इस तरह से हैं कि ओमेगा आ रहा है, वैल्यूज चेंज करेंगे तो डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है ना। दोनों का ओमेगा सेम दिया हुआ था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बी पार्ट बताओ कैसे निकाला है, क्लियर हुआ या नहीं। जब हम ए पे बैठे तो ए हो गया रेस्ट पे, और ए की जो वेलोसिटी वी ए ऊपर थी वो हमने बी के ऊपर नीचे लगा दी, तो बी के पास ये वी बी भी हो गया और ये वी ए भी हो गया, तो हमें चाहिए बी की वो वेलोसिटी जो इस आर के परपेंडिकुलर है। तो इसमें वी बी का भी एक कंपोनेंट ले लिया और वी ए का भी एक कंपोनेंट ले लिया, सब ऐड किया तो ये आया जो ऊपर लिखा हुआ है, और इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ये डिस्टेंस यहां से देखो तो r√5 आ जाएगा। बताओ। क्लियर है या नहीं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इतना ही है, मतलब जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी लास्ट क्लास में वो, और कौन कौन से टाइप के हैं, सॉल्व कैसे करना है, उसमें कुछ क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इतना ही है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं फिर। सर थ्योरी में सर डाउट है सर 2-3। हाँ बताओ। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में ही, एक मिनट सर, एंगुलर वेलोसिटी का था सर एक था ना क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, सर ग्राफ जिसमें बना हुआ था 0 और 3 पॉइंट, ये सर ये, तो इसमें सर प्रॉब्लम ये हो रही है सर, हम आप r को d/sin थीटा फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, r को हम डायरेक्टली क्यों नहीं रख सकते हैं r की वैल्यू।
आर कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है सर, इसलिए नहीं लेंगे। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, उसमें भी थीटा इन्वॉल्व है। हाँ सर, यही डाउट था, क्योंकि सर हम डायरेक्टली आर रख रहे थे तो सेकंड पार्ट अल्फा हाँ, बस चेंज हो रहा था। बात खत्म। नाउ मूव ऑनवर्ड। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे कल सर आपने वो बताया था कि जो हम लोग ओमेगा निकालते हैं तो वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का वो अलग हो जाएगा। करेक्ट, हाँ बताओ आगे। सर आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सर डी थीटा तो सर छोटा ही एंगल होता है, वो सर वैसे कैसे चेंज हो सकता है अरे सबके छोटा लिए है तो क्या हुआ? अलग अलग? दो छोटे नंबर अलग अलग नहीं हो सकते हैं क्या? ये बताओ, छोटा है तो क्या हुआ? ऑब्जर्वर चेंज करेंगे तो चेंज नहीं हो जाएगा? मतलब तुम ये बात बोल रहे हो कि सर ये अगर एंगल छोटा हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा है क्या? सर अगर वो हम डायरेक्शन पॉइंट ए और पॉइंट बी को पास ले आए तो ये दोनों एंगल छोटे हो जाएंगे, बट क्या दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे? पॉइंट चेंज होंगे तो एंगल कवर्ड अलग अलग आएगा, यही खास बात है इसकी। ठीक है, और कुछ डाउट? जल्दी बोलो, आगे बढ़े फिर थ्योरी में। नो सर। ठीक है, और देखो काइनेमेटिक्स ऑफ सर यहीं सर्कुलर पर सर ये आपने एक जगह डायरेक्शन ऑफ अल्फा जहाँ बताया है, हाँ, वहां पर सर आपने ओमेगा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कैसे लिया है? वो तो क्वेश्चन में पता होगा तभी पता कर पाएंगे। ओमेगा डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है वो दिया होगा, तभी हम अल्फा का डायरेक्शन निकाल पाएंगे। मतलब आपने लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कवर्ड एटसेट्रा। वो पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में क्या है कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो जो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस पार्टिकल के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कौन से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन में ज़्यादा से ज़्यादा दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं, या तो रेडियल एक्सीलरेशन होगा या रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होंगे। मतलब दो ही केस हैं। अगर सर्कुलर मोशन है तो दो ही केस हैं, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो रेडियल भी है और टेंजेंशियल भी है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो AR और AT प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके पीछे के फोर्सेस कैसे लग रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है ना? तो इस पार्ट में हम लोगों को FBD ड्रॉ करनी होगी और FBD से उन एक्सीलरेशंस पे पहुंचना होगा। ठीक है, बट जो बेसिक एक दो बातें हैं वो सबसे पहले नोट कर लो। तो पहला पॉइंट तो ये है फर्स्ट पॉइंट में लिखना कि व्हेन अ पार्टिकल is moving along circular path, तो इसमें ब्रैकेट में लिख देना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब दोनों बातें इंक्लूड हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, there must be force acting always towards center of circle, which provides radial acceleration AR to the particle, which provides
रेडियल एक्सीलरेशन टू द पार्टिकल। देखो एक्सीलरेशन थोड़े ना आएगा हवा में, पहले फोर्स लगेगा फिर एक्सीलरेशन होगा। तो कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों केस में हमको एक ऐसा फोर्स जरूर चाहिए जो हमेशा टुवर्ड सेंटर लग रहा हो, क्योंकि वही फोर्स होगा जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, और आगे इसके लिखेंगे कि दिस फोर्स इज ऑल्सो known as, क्या बोलते हैं उसको, this force is also known as centripetal force। ठीक है, whether uniform और non uniform दोनों के लिए applicable है। there must be a force acting always towards center of circle which provides radial acceleration। this force is also known as centripetal force। देखो एक बात का ध्यान रखना, मेरे सेंटेंसेस बहुत ध्यान से लिख पढ़ना। ऑल्सो नोन एज मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्सेस हैं, देखो ऐसा नहीं कि कोई नया फोर्स आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्सेस वही हैं जो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं। कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं? फोर्सेस पढ़े हैं हम लोगों ने mg, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फोर्सेस यही हैं, यही रियल फोर्सेस हैं, और कोई नया फोर्स नहीं आने वाला है। हाँ ये है कि इन्हीं फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ऐसा होगा जो सेंट्रीपिटल का भी काम कर रहा है। मतलब समझ लो कि जब वो फोर्स सर्कुलर मोशन करा रहा है तो उसका एक और नाम आ गया, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक नया फोर्स आ गया, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठीक है ना, मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सबको बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं पहले ही तुमको बता रहा हूं। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं, तुमसे पूछूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, बोर मॉडल में पढ़ते हो तुम लोग, यस और नो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अगर पूछूं कि विच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मत कहना कि सेंट्रीपिटल नया फोर्स लगने लगा, फोर्स वही है। कौन सा फोर्स है? कूलम्बिक फोर्स, जिसको हम लोग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं, करेक्ट। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो विच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं बार बार जिस बात पे फोकस कर रहा हूं उसको मत भूलना, सेंट्रीपिटल बस एक ऐसा नाम है जो उसको और दे दिया गया है। ठीक है, बताओ। अब जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, टेंशन होगा, नॉर्मल होगा, mg होगा, हम ये तो बोल सकते हैं ना कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर, उसको हम लोग लिखेंगे m इंटू AR। ये कैसे लिखा है? न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है, एक्सीलरेशन AR है, फोर्स जो भी लग रहा होगा m इंटू AR के इक्वल होगा, तो AR की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई R। बट ये ध्यान रखना, मेरा ये जो इक्वेशन लिखने के पीछे पर्पस है वो ये मत सोचना कि एक नया फोर्स आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू है mv स्क्वायर बाई R। बहुत लोग बोलने में भी गलती करते हैं, बुक्स में भी गलत लिखा रहता है। mv स्क्वायर बाई R इज नॉट अ फोर्स, mv स्क्वायर बाई R इज एक्चुअली m इंटू a, एक्सीलरेशन का वैल्यू है v स्क्वायर बाई R। फोर्स तो यहाँ पे होगा, और फोर्स कोई भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, mg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? बोलो। देन सेकेंड पॉइंट में इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in non-uniform circular motion, there must be a force acting always tangential direction to the circular path। ठीक है, which
which will provide, बताओगे क्या लिखना चाहिए? Which will provide centrifugal force, tangential acceleration to the particle. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टू दी पार्टिकल. देखो मैंने कहा शुरू में कि दो ही एक्सीलरेशन है, एक AR है और एक ET है. तो एक्सीलरेशन ऐसे तो पैदा हो नहीं जाएगा, एक्सीलरेशन तब आएगा जब फोर्स लगेगा. तो मैं सीधा सीधा यही बोल रहा हूँ इन दोनों सेंटेंसेस में कि अगर AR लग रहा है, AR तो लगना ही है, तो एक फोर्स भी लगना चाहिए जो फोर्स AR प्रोवाइड करेगा. इसी तरह से अगर AT है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो AT होगा, और अगर AT है तो AT तब आएगा जब हम कोई फोर्स लेंगे. तो वो फोर्स होगा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, which will provide tangential acceleration to the particle. और इस फोर्स को भी बोल सकते हैं, this is also known as tangential force. ऊपर जो लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, आगे लिख देना और नॉर्मल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं और नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं. अब ये है कि सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स है वो ज्यादा पॉपुलर है, टेंजेंशियल वाला जो फोर्स है वो उतना पॉपुलर नहीं है. रीजन ये है कि सेंट्रीपिटल वाला फोर्स अगर नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा, बट टेंजेंशियल वाला नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल होगा. बस ये है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, which will provide tangential acceleration, is known as tangential force. तो जैसे हमने रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी है वैसे ही टेंजेंशियल में लिख सकते हैं कि F टेंजेंशियल जो होगा वो m इंटू AT के बराबर होगा. अब AT की वैल्यू को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो हमें मालूम है. इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकते हैं अगर AT कांस्टेंट है, और कैलकुलस लगा सकते हैं अगर AT वेरिएबल है. तो बस देखा जाए तो बस ये दो पॉइंट हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, ठीक है. बट एक पॉइंट और लिखवा दे रहा हूं जिससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए. और थर्ड पॉइंट है, while drawing FBD of a particle in circular motion, while drawing FBD of a particle in circular motion, forces should always be resolved in following three directions. देखो लॉज ऑफ मोशन में मैंने ऐसा नहीं बोला था. लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोग एफबीडी बनाते थे तो तुम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी बना सकते थे और अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन भी बना सकते थे. मतलब जब फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे तो mg ले सकते थे या mg cos थीटा mg sin थीटा ले लेते. लेकिन सर्कुलर मोशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जब फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे तो तीन डायरेक्शन ऐसे हैं जिनमें हमें फोर्स रिजॉल्व करना होगा. कौन कौन से डायरेक्शन है वो? तो इसमें पहला डायरेक्शन है अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ठीक है. और रेडियल डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उस फोर्स को हम लोग लिखेंगे m इंटू ए आर, यानी F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए आर. फिर दूसरा डायरेक्शन होगा अलोंग टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसा हो सकता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं हो. तो अगर कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, AT की वैल्यू 0 हो जाएगी. मतलब पॉइंट नंबर ए तो कंपलसरी है, मतलब पॉइंट नंबर बी जो है वो ऑप्शनल है. एंड सो इज द पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी इज perpendicular to the plane of circle, perpendicular to the plane of circle. और इसमें खास बात यह है कि इस डायरेक्शन में फोर्स डेफिनेटली 0 होना चाहिए. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल में फोर्स डेफिनेटली 0 होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में दो ही एक्सीलरेशन पॉसिबल है, रेडियल एंड टेंजेंशियल. कोई और एक्सीलरेशन पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर हमने कोई और डायरेक्शन ले भी लिया है तो उस डायरेक्शन में फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, ऐसे समझ लो. ध्यान रहेगा ये.
बताओ। ध्यान रहेगा? कोई डाउट बताइए। ठीक है ना? इसमें तुम एग्जांपल लिख लेना अपने आप कि इन बोर मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस then electrostatic force is acting as centripetal force. Electrostatic force is acting as centripetal force. Similarly, when moon is revolving around earth in circular orbit, then gravitational force is acting as centripetal force. तो centripetal force उसका एक नया नाम हो गया है, force नया नहीं है बस। ठीक है, देखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करना। दो पार्टिकल हैं और उनको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, Mn2m। देखो ध्यान से, ये स्ट्रिंग का लेंथ L है, ये भी स्ट्रिंग का लेंथ L है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन फोर्स इन द टू स्ट्रिंग्स। रेशियो ऑफ टेंशन फोर्स इन द टू स्ट्रिंग्स मतलब हमें T1 T2 का रेशियो फाइंड करना है। देखो निकालो। सर्कुलर मोशन में जब भी हम FBD बनाएंगे तो हम बस इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स हमें लेना है और फोर्सेस को रिजॉल्व कौन से डायरेक्शन में करना है। जैसे कि ध्यान से देखो, अगर हम M मास की बात करें, ठीक है, तो इस M मास के ऊपर ध्यान से देखो, तो क्या एक T1 इधर लगेगा, एक T2 इधर लगेगा, और 2M मास की बात करें, 2M मास की, तो 2M मास के ऊपर T2 इधर लगेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? बताओ पहले एक्सीलरेशन किधर होगा, M का एक्सीलरेशन किधर होगा? क्यों भाई, स्मॉल m का एक्सीलरेशन किधर है? टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर है, टुवर्ड सेंटर है। और ये जो टुवर्ड सेंटर एक्सीलरेशन है, क्या इसको हम लोग L ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों भाई, भाई AR होता है V स्क्वायर बाई R, तो इसको क्या हम लोग R ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना? यस। बोलो। और इसी तरह से 2m का एक्सीलरेशन कितना होगा, इसका AR कितना होगा, तो इसका AR होगा 2L ओमेगा स्क्वायर। देखो बस अब तुम जैसे लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन बनाते थे वही यहाँ भी करना है। यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M इंटू AR, और यहाँ लिखेंगे T2 इज इक्वल टू M इंटू AR। देखो तो यहाँ से क्या आएगा, क्यों भाई, T2 की वैल्यू आ रही है 4ml ओमेगा स्क्वायर और T1 की वैल्यू आ रही है 5ml ओमेगा स्क्वायर, तो T1 इज टू T2 की वैल्यू 5:4 आएगी। बताओ
जहां गड़बड़ कर रहे थे, समझ लिया है? बोलो। ये सर हो गया, हाँ समझ लिया। तो अभी इस पे हम और एग्जांपल करेंगे फिर, चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक सर मटेरियल से लगा लें इससे कि काइनेमेटिक्स। दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो जाएगा उसमें, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में।